नमस्कार, मैं हूं कैलाश टालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत। शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने वर्ष 1977 में भोपाल के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। शहडोल से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और स्वर्गीय दादा कृष्णपाल सिंह जी के सुपुत्र प्रमोद सिंह जी से आज हम यहाँ पर रूबरू होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 2 दशक पहले की बात है, जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, तब स्वर्गीय कृष्णपाल सिंह जी कई विभागों में यहाँ पर मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में और उसके बाद राज्यपाल भी रहे हैं गुजरात में। उनके 3 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र प्रमोद सिंह जी से हम आप रूबरू हो रहे हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार कैलाश जी, धन्यवाद आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा जो आपने शहडोल जिले में इतना अच्छा एक स्टूडियो स्थापित करके और एक नई विधा शुरू की है शहडोल के लिए। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपने अपने माध्यम से मुझे मेरे शहडोल जिले के लोगों से मिलने का जो सौभाग्य दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जन्म तो बिरुली में रहा है, शहडोल जिले के, वर्तमान में कहें तो पहले सुहागपुर और आपके जैतपुर विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है बिरुली। बिरुली गांव को स्वर्गीय दादा कृष्णपाल सिंह जी के नाम से ही जाना जाता है। बिरुली का नाम आता है या दादा का नाम आता है तो बिरुली, दोनों एक दूसरे के पूरक ही कहे जाते हैं। लेकिन शुरुआत की पढ़ाई करने के बाद आप यहाँ से बाहर चले गए, तो काफी लोग जो आपके परिवार से जुड़े थे या कांग्रेस से उस समय के लोग थे जुड़े हुए थे, वो आपको जानते हैं। लेकिन एक लंबा समय हो गया, आपने भोपाल में सेवाएं दी, रायपुर में आप चीफ मेडिकल हेल्थ रहे और काफी समय तक आपने वहाँ सेवाएं दी और अभी रिटायर हो गए हैं। और अभी दादाजी के जन्म शताब्दी पर आप यहाँ आए थे, तो आपसे हमारी मुलाकात हुई, तो हमने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया। जी। तो कैसा था वो समय, और आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली था जो इतने अच्छे परिवार में मुझे जन्म मिला। हालांकि जन्म के समय हम लोग गांव में रहते थे और गांव के परिवेश में ही रहते थे। चौथी पांचवी तक की पढ़ाई मेरी बिरुली ग्राम में ही हुई। उसका एडवांटेज मुझे ये मिला कि गांव का परिवेश में कभी भूल नहीं पाया और शहर में रहने के बावजूद भी आज भी मुझे गांव में वही अच्छा लगता है। सड़क किनारे निकलो तो कभी जो गांव की चीजें, सिंघाड़ा हुआ या ऐसे कोई चीजें मिलती हैं तो बहुत खाने का मन करता है, जो शहरों में बड़ी मुश्किल से मिलता। वहां से शिक्षा के बाद फिर मैं बुढ़ार आ गया। मेरी 5वीं शिक्षा बुढ़ार के सरकारी स्कूल में हुई। 6वीं में मेरा एडमिशन बुढ़ार के ही हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ, लेकिन उससे पहले सैनिक स्कूल रीवा खुल गया था, तो परीक्षा दिया, पास तो हो गया, लेकिन इतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके। इंतजार किया, 1 साल की पढ़ाई की हायर सेकेंडरी स्कूल में, फिर उसके बाद फिर परीक्षा दी, तो 5वीं के बजाय 6वीं की परीक्षा मैंने दी और सैनिक स्कूल में भर्ती हो। वहां का एक अलग एक्सपीरियंस था। वहां से पढ़ने के बाद फिर मैं कॉलेज के लिए होलकर कॉलेज इंदौर में पढ़ाई की मैंने। वहां से पीएमटी दिया, पास हुआ, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। पहले तो एडमिशन जबलपुर में हुआ, फिर उसके बाद ट्रांसफर ले लिया मैंने भोपाल में, क्योंकि बाबूजी लोग वहीं रहते थे, तो निश्चित रूप से आदमी बाबूजी मंत्री थे। हाँ, उस समय मंत्री तो नहीं थे पर विधायक थे। और नहीं, हाँ, उस समय मंत्री थे। 71 की बात है, 73 में भी मंत्री थे। उस समय मैंने ट्रांसफर ले लिया था, क्योंकि परिवार के साथ इतने सालों तक नहीं रहा था, तो वहां परिवार के साथ रहने का सौभाग्य मिला मुझे। वहां से पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल तो था। तब 77 का पीरियड चल रहा था, इमरजेंसी के बाद का दौर था। पास आउट होने के बाद नौकरी ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ
भटकते रहे नौकरी के लिए। कुछ दिन सिक्किम गया, फिर वहां से लौट के आया, HEL में नौकरी की, फिर BHEL जो भोपाल का HEL है। फिर इसके बाद लिस्ट निकली, बहुत सारे एडमिशन वो डॉक्टरों की भर्ती हुई, तो मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे शहडोल जिला अस्पताल में काम करने को मिला। अच्छा। तो 1 साल मैंने जिला अस्पताल शहडोल में काम किया। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया ऑर्थोपेडिक PG करने के लिए, तो वहां चला गया। पास आउट होने के बाद फिर बाबूजी ने मुझसे कहा कि देखो तुम यहां रहोगे तो मेरी छत्र छाया में रहो। और मैंने महसूस भी किया कि लोग कहते थे अरे उनके लड़के हैं, वो क्या देखेंगे, वो क्या डॉक्टरी करेंगे कर। तो बोले तुम यहां से बाहर निकलो, अपना स्थान। एक बात तो समझ में आई, हमने आपसे जो बातें सुनी है, दर्शक भी सुन रहे होंगे, कि आप अगर उस समय बाबूजी विधायक थे और मंत्री भी थे, वो चाहते, विधायक थे उस समय, तो चाहते तो सैनिक स्कूल में वैसी भर्ती हो जाती, लेकिन उन्होंने आपको 1 साल और पढ़ने के लिए कहा कि अपनी काबिलियत पे वहां पहुंचो। और चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कहें, और यार भटकना नहीं पड़ता आपको, सिक्किम नहीं जाना पड़ता। अगर मध्य प्रदेश शासन का वर्तमान में कोई कैबिनेट मंत्री है तो दूर दूर का रिश्तेदार भी जो रहता है, तो ये तो देखिए सब उन्होंने जिस ढंग से मुझे, ये पूरे परिवार में जिसको भी था वो इस तरह से ब्रॉटअप किया उन्होंने कि थोड़ा सा स्ट्रगल सबको कराते थे, मजबूती करते थे। और समाज में जब आप जाओगे, समाज में लड़ो, बिल्कुल, नहीं तो हम नहीं रहेंगे तो आपको कैसे जगह बनाएंगे, अपना करियर कैसे बनाएंगे। क्योंकि उनका खुद का ये मानना था कि मैं तो संरक्षण दे दूंगा, जब तक मैं हूं तब तक दूंगा, उसके बाद कौन देगा। तो उसके बाद यहाँ PG करने के बाद उन्होंने कहा नहीं अब तुम बाहर जाओ, तो मुझे कटनी मेरी पोस्टिंग, और 10 साल में अपने विधानसभा और जिले की बाउंड्री से बाहर कर दिया आपको। मेरे पास उन्होंने कहा शहडोल, मैंने कहा शहडोल मतलब आप ही के पास रहूंगा मैं। बिल्कुल। तो बोले कहाँ जाओगे, मैंने कहा कटनी बीच में पड़ता है, तो आप लोगों से मुलाकात भी होती रहेगी और आपके। पर समस्या दूसरी ये थी कि उनका पूरा मध्य प्रदेश ही उनका कार्य क्षेत्र था। तो हाँ, तो शुरू में कटनी में भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जिला अस्पताल में तो ठीक है, लोग आते थे, देखता था, प्रैक्टिस का मेरे को बहुत मन नहीं होता था। और लोगों की ये मंशा थी कि अरे, मानसिकता मेरा कहना कि अरे वो तो उनके लड़के हैं, मंत्री के लड़के, वो क्यों प्राइवेट में देखेंगे, तो आते ही नहीं थे। ये मेरे साथ जब मैं PG कर रहा था तब भी था, जब भी मैं काम करने जाऊं तो सब आ जाए, अरे सर आप क्यों करते हो, तो मैंने कहा यार मैं नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे, चाहे पेशेंट देखना हो, चाहे ऑपरेशन करना। तो वो उन्होंने मुझे सिखाया था, इसलिए मैं उस लाइन पे चलता रहा। मूलतः वो समाजवादी थे जी, उनकी सोच समाजवादी थी, तो वो लोगों को उस ढंग से, मतलब निचले तबके को जैसे उठाते थे वैसे परिवार को भी वो उसी हिसाब से समझते थे कि नहीं आपको मेहनत करना चाहिए। कटनी में रहा 10 साल, और बड़े गर्व से कहूंगा कि कटनी से मुझे मेरी पहचान, इससे पहले तक जो पहचान थी कहीं ना कहीं बाबूजी की छाप थी, बाबूजी के साथ की थी, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी पहचान मिली, लोगों ने मुझे डॉक्टर के नाम से पहचानना शुरू किया। फिर टर्निंग पॉइंट आया, ऐसा सौभाग्य मिला कि PSC हुई, PSC में मैंने परीक्षा दी। उस समय बाबूजी मंत्री भी नहीं थे, कुछ थे भी नहीं, लेकिन पास हो गया और मैं डायरेक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर बन गया। वहां से यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, मरीज देखने बंद हो गए। वहां से फिर रायपुर गया, 2.5-3 साल वहां CMO रहा, फिर प्रमोशन हो गया, जॉइंट डायरेक्टर बन के भोपाल चला गया। संभागीय मुख्यालय से सटे आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्वास्तिक बिल्डर्स की नई फॉर्च्यून सिटी आपके सपनों को साकार करने वाला आपका अपना घर।
रेरा सहित समस्त शासकीय अनुमतियों को पूर्ण करने के साथ ही स्वास्तिक बिल्डर आपके सपनों को सच करने के लिए फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी पहुंच के अंदर की कीमत पर शांति और सद्भाव वाले माहौल में अब तक की सबसे व्यवस्थित कॉलोनी में आप पाएंगे ग्रैंड एंट्रेंस गेट, वाइड आरसीसी रोड, रेन वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, चैम्बर एंड इंडिविजुअल सेप्टिक टैंक फॉर एच ब्लॉक, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेल डेवलप्ड ब्यूटीफुल गार्डन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम एंड स्ट्रीट लाइट, ऑल गवर्नमेंट अप्रूवल, overhead water tank with water supply system, finance facility through bank, sports activities area, morning walk and jogging track, complete covered temple with boundary wall, security system with camera surveillance, temple and swimming pool. Promoter and developer स्वास्तिक बिल्डकॉन अजय कुमार जयसिंघानी। ये उस समय की बात है जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे। जी हाँ। फिर उसके बाद 2000 में बंटवारा हुआ। बंटवारे में मैं छत्तीसगढ़ चला गया, संचालक के रूप में ज्वाइन किया। फिर अलग अलग फील्ड में, कभी अधीक्षक मेडिकल कॉलेज, कभी डिप्टी सेक्रेटरी, ऐसे करते और अलग अलग जगहों पे देखते हुए डायरेक्टर के रूप में फिर वहीं से मैं रिटायर हो गया 2018 में। अब लगभग 18 साल आपने छत्तीसगढ़ में, रायपुर में दिए आपने बाद में। जी हाँ, लगभग वो 2-2.5 साल पहले भी और फिर ये लगातार 18 साल। 27 सितंबर 1999 का वह दिन था जब बाबूजी का देहांत हुआ था, और आप वैसी दुखद घटना तो मैं कभी भूल नहीं सकता। दुखद इसलिए कि वैसे तो मैं उस समय हमेशा बाबूजी के पास ही रहता था, भोपाल ही पोस्टिंग थी। मेरा दुर्भाग्य था कि एक कॉन्फ्रेंस में मुझे भिलाई जाना पड़ा। कॉन्फ्रेंस अटेंड करके एक दिन और रुकना था, पर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा, आप दोस्त लोग रोक रहे थे, मैंने कहा नहीं, मैं अब नहीं रुकूंगा, जाऊंगा। सीएमओ था वहां पे रायपुर में, तो लोगों की इच्छा थी कि एक दिन और बैठ करके गपशप करें। इमीडिएट मैंने टिकट कटाई, चला आया। सुबह ट्रेन पहुंचती है, पहुंचा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से। ड्राइवर स्टेशन आया, कुछ नहीं बोला उसने, बतलाया नहीं। घर पहुंचा तो अचानक देखता हूं पिताजी नहीं रहे, शरीर रखा हुआ था उनका। वो दुखद घटना मुझे इसलिए है कि हमेशा साथ रहने के बाद ऐसे समय पे मैं साथ में नहीं रहे जब मुझे वहां रहना था। ईश्वर से तो कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन एक मानसिक रूप से मेरे को शांति मिलती अगर मैं उस समय वहां रहता था। फिर उसके बाद तब ईश्वर की जो इच्छा थी वो हुई। 2000 मतलब 27 सितंबर 1999 की बात है। उसके पहले बाबूजी वहाँ पर राज्यपाल भी थे गुजरात में, और उसके पहले कई सालों तक विधायक भी थे, और अभिजीत माना जाता था उनको कि वो हमेशा अजात शत्रु के नाम से तो वो राजनीति में और शहडोल में प्रसिद्ध थे। राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था, कुछ लोग दादा संबोधित करते थे। जी, मतलब उस समय के जानने वाले जो लोग हैं, राजनीति करीबी रहे हैं, तो उनका मानना था कि वो कांग्रेस और भाजपा जो आजकल वर्तमान परिदृश्य में देखने को मिलता है कि ऐसा देखते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी है या दूसरी पार्टी वाला है तो दुश्मन ही हो, लेकिन वो उनके पास भी बैठते थे, हंसते थे, उनके साथ आना जाना बराबर, बल्कि अपनी पार्टी की अपेक्षा दूसरे वालों से ज्यादा उनका बैठना उठना होता था। सभी को साथ लेके चलते थे। इमरजेंसी का पीरियड था, बहुत सारे नेता बंद थे जेल में, ये जेल मंत्री थे बाबूजी। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे सभी सुपरिंटेंडेंट्स वगैरह को कि किसी को प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि उनके बड़े अच्छे संबंध बहुतों से थे। अब शीतला सहाय जी ग्वालियर में बंद थे, बोले भाई और तो कुछ नहीं कर सकता, काजू की बर्फी मेरी तरफ से रखो, खाओ,
मतलब जाते थे, मिलते भी थे जेल में उनसे। जी विधानसभा का सत्र चलता रहता था, ये सचेतक भी थे विधानसभा के मंत्री रहते हुए। उस सत्र के दौरान वो हमेशा एक भोज देते थे। उस भोज में मैंने महसूस किया कि कांग्रेस के लोग आए ना आए, भाजपा के अधिकतर लोग उनके साथ आते थे, दोस्ती रहती थी, इतनी आत्मीयता रहती थी कि हमें ये महसूस ही नहीं होता था कि दो पार्टियां हैं। बिल्कुल। तो अब ऐसी बातों बातों में बोले देखो, राजनीति एक चीज है, वो विचारधारा है। बिल्कुल सही बात। हम विचारधारा का टकराव होता है, वो होता है संसद में, लेकिन परिवार हम लोग एक हैं, दोनों मिलकर के देश के लिए और प्रदेश के लिए ही काम करेंगे, अच्छाई ही सोच करके काम करेंगे, वो अपनी विचारधारा से करेंगे। किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं कि मनभेद नहीं होना चाहिए, जो आजकल के परिवेश में चल रहा है सबसे ज्यादा। कि अगर मैं क्या बतलाऊं, बहुत सारे लोग भाजपा के भी मेरे मित्र हैं, क्योंकि जब बाबूजी चुनाव लड़ते थे तो मैं आया करता था। बहुत सारे लोग कांग्रेस से भाजपा में गए, बहुत सारे भाजपाई भी हैं जिनसे मैं मिलता था। कोई कांग्रेसी भाजपा वाले के पास चाय पीने चला जाए या भाजपाई कांग्रेसी के पास चाय पीने चला जाए तो इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि वो एक न्यूज बनी रहती है। वैसे मैं राजनीति में बहुत ज्यादा हूँ नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं मेरा, मगर आपने बचपन में जब आपका किशोर अवस्था थी तब से आपने बाबूजी विधायक थे, क्या समय था वो पहली बार आपने कब उनको विधायक बने देखा था? बहुत छोटे थे, और 57 का तो याद नहीं, क्योंकि 57 में हम तो बहुत ही छोटे थे, मुश्किल से 5 साल के थे। बरगद साहब से चुनाव लड़ते थे। पहला चुनाव कब था उनका? पहला चुनाव 57 का था, चुनाव हार गए थे। और उसके बाद 62 की याद है, 10 साल के थे जब हम लोग बरगद छाप का वो बनाने जाया करते थे, नारे लगाने जाया करते थे। दूसरा चुनाव भी बरगद साहब चल रहा था? हाँ जी हाँ, दूसरा भी वो सोशलिस्ट पार्टी से ही। उस समय सोशलिस्ट पार्टी ने पूरे रीवा संभाग में लगभग साफ कर दिया था कांग्रेस को, लगभग। और उस समय बाबूजी प्रदेशाध्यक्ष भी हुआ करते थे सोशलिस्ट पार्टी के। उसके बाद फिर वो इंदिरा जी से प्रभावित हुए और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लोहिया विचारधारा के थे, लोहिया जी बहुत मानते भी थे उनको, और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं लोहिया जी की गोद में खेला। आते थे तो मुझे बहुत लाड़ करते थे लोहिया जी। और क्या बतलाऊं, बहुत अच्छा। विधायक रहे, मंत्री रहे, तब आप लोग बड़े नजदीकी से उस समय देखा होगा। हाँ जी, क्योंकि एक ही दूरी मानी जाती थी, मतलब शहडोल में केपी सिंह और फिर राजेंद्र ग्राम में दलवीर सिंह। पूरे संभाग में दो ही नेता कांग्रेस के माने जाते थे उस समय। तो काफी देन भी थी उस समय। जो दलवीर सिंह जी का जो वास्तव में उद्भव हुआ वो 80 के बाद हुआ, उससे पहले भी वो विधायक रहे थे। लेकिन जिस समय वो लोकसभा में चुने गए, उसके बाद से उनका राजनीतिक कद अच्छे से बढ़ा, और निश्चित रूप से प्रदेश जिले के लिए तो अच्छी ही देन थे वो। प्रदेश का भी उन्होंने नेतृत्व किया, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहे वो। राजनीति में थे तो बाबूजी के साथ शुरू में हमेशा रहे। वैसे थोड़ा बहुत ग्रुपबाजी में आपस में होता रहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि दोनों का विरोध रहा हो। साथ में थे और दोनों अपने स्तर से जिले के विकास के लिए काम करते हैं। वर्तमान में क्योंकि बाबूजी का देहांत 1999 में हुआ था, लगभग 22 साल होने को हो गए आज, और जो नई पीढ़ी है वो बाबूजी के बारे में बहुत कम जानती है। कल जब कार्यक्रम आयोजित हुआ, स्वामी जन्मतिथि उनकी आयोजित की गई, तो काफी लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ। जो नई पीढ़ी है जो 20 साल की अभी हो चुकी है, उस समय पैदा हुई थी, तो उनको तो उनके लिए तो इतिहास के नेता हैं ये, दलवीर सिंह हैं या केपी सिंह हैं, चाहे दलवीर विरासत उनकी जो रही तो वो नहीं
आगे बढ़ रामकिशोर पाई। शुक्ला जी हैं, हमारे वहाँ के थे, बिहारी के थे। ये लोग राजनीति के पुरोधा हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश पर ही नहीं, देश स्तर पर अपनी पहचान बनाई। बाबूजी का तो जहाँ तक वो है कि जब वो सोशलिस्ट में थे, जब वो आजादी की लड़ाई में थे, उस समय से उन्होंने जो पूरे देश का दौरा किया और देश समाज में जो उन्होंने सम्मान प्राप्त किया, जो मोहब्बत प्राप्त की, जो लोगों से संपर्क बना के रखा, वो मैं जब कभी उनके साथ जाता था, कहीं पे भी, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट वेस्ट, कहीं पे भी, इवन चेन्नई गया तो उनके साथ संबंध, बॉम्बे गया तो उनके नेताओं से जो संबंध जो देखे मैंने कहा ये वास्तव में उनकी कमाई है, ये वास्तव में उन्होंने किया। तो ऐसे शुक्ला जी भी थे, बलबीर सिंह जी भी थे, ये वास्तव में शहडोल के लिए प्रेरणा थे। और आज के जो युवा पीढ़ी है, जो राजनीति में है भी या नहीं भी है, उनको कम से कम अपनी धरोहर, अपनी पहचान रखनी चाहिए, उसे संजोना चाहिए। और वास्तव में वो हमारी भर धरोहर नहीं है कि हमारे परिवार की धरोहर हो। आप पूरे उनके शहडोल बड़े बेटे थे जी। काफी समय। आपने बताया कि 1957 फिर 62 का चुनाव, जब आप 10 साल के थे, जी, मतलब जी। जब होश संभाला था, मुश्किल से 5वीं 6वीं क्लास में रहे होंगे आप, जी, जी, 10 जी। साल की उम्र में, या 7वीं 8वीं में रहे होंगे। उस समय से आपने राजनीति को बड़े करीब से देखा। पिताजी विधायक, फिर पिताजी मंत्री बन रहे हैं। लेकिन कहते हैं वर्तमान में जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमेशा आरोप लगाती रहती है कि ये जो है तो जाति, वो क्या बोलते हैं कि वंश को अपने आगे बढ़ाती है। आप तो बड़े पुत्र थे उनके, आपने फिर ये कैसी लाइन दूसरी सोच ली और चिकित्सा क्षेत्र में नहीं, चले अब गए? देखिए, उस समय तो वो राजनीति में थे, मैं डॉक्टर बन गया। और आपने राजनीति क्यों नहीं ज्वाइन की? संभागीय मुख्यालय से सटे आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्वास्तिक बिल्डर्स की नई फॉर्च्यून सिटी आपके सपनों को साकार करने वाला आपका अपना घर। रेरा सहित समस्त शासकीय अनुमतियों को पूर्ण करने के साथ ही स्वास्तिक बिल्डर आपके सपनों को सच करने के लिए फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी पहुंच के अंदर की कीमत पर शांति और सद्भाव वाले माहौल में अब तक की सबसे व्यवस्थित कॉलोनी में आप पाएंगे ग्रैंड एंट्रेंस गेट, वाइड आरसीसी रोड, रेन वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, चैम्बर एंड इंडिविजुअल सेप्टिक टैंक फॉर एच ब्लॉक, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेल डेवलप्ड ब्यूटीफुल गार्डन, electricity supply system and street light, all government approval, overhead water tank with water supply system, finance facility through bank, sports activities area, morning walk and jogging track, complete covered temple with boundary wall, security system with camera surveillance, temple and swimming pool. प्रमोटर एंड डेवलपर स्वास्तिक बिल्डकॉन अजय कुमार जयसिंघानी। में भी जा सकते सोच थे। नहीं है मेरी ये समस्या है। देखिए क्या है, मैं तो बहुत एज ए लीडर, स्टूडेंट लीडर तो बहुत मैंने काम किया। स्कूल से ही मैं था, कॉलेज लेवल पे भी मैं मेडिकल एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष था, सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष था, ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर था। तो मतलब उस तरह से तो आपने था। राजनीति की, लेकिन वो अपने फील्ड नहीं, में, ये राजनीतिक दलों में, सत्ता की राजनीति में उससे आपने, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पहले कभी रहा नहीं, और अब उम्र नहीं रही कि उस तरह की राजनीति की तरफ ध्यान दूं। मगर समाज सेवा से मैं कभी वो नहीं रहता था। आज भी मैं रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल रहा रायपुर में, तो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया था जहां पे मैं मुफ्त चिकित्सा देता था, मुफ्त सेवाएं देता था। तो वो
चैरिटेबल अभी भी कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे भी शहडोल में भी किसी को चैरिटेबल जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगा, चार्ज करता नहीं, देखूंगा फिल्म। एक बात और थी कि जैसे वर्तमान परिवेश में अपन बात करते हैं, कोई भी अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बनाना चाहता है तो इंग्लिश माध्यम के स्कूल की ओर भागते हैं कि अंग्रेजी स्कूल माध्यम में जाएं तो लड़का अच्छा पढ़ेगा, आगे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन आपने जो बताया, प्राथमिक सरकारी स्कूल में पढ़े, एक विधायक और मंत्री के पुत्र रहते हुए आपने सरकारी स्कूल में शिक्षा अर्जित की, जी। और चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जो पद होता है चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर का, आप वहां तक पहुंचे, संचालक के पद पर आप वहां पहुंचे। तो क्या मतलब दर्शकों को ये बताएंगे, आज के जो अभिभावक हैं उनको ये बताएंगे कि कैसे मतलब उस सरकारी स्कूल पर भी पढ़ के कैसे उस पद तक पहुंचे हैं और क्या फर्क है? सरकारी स्कूल में भी अंग्रेजी तो पढ़ाई जाती है, ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। माध्यम हिंदी होता है, हिंदी माध्यम से पढ़ाते हैं, लोगों के बोलचाल की भाषा अंग्रेजी नहीं रहती, लेकिन सिखाई तो जाती है। सैनिक स्कूल में भी था, इंग्लिश मीडियम भी था, हिंदी बोलचाल की भाषा तो हिंदी ही थी, पढ़ाते इंग्लिश मीडियम से थे भले। तो लेकिन ये जो गांव का परिवेश मिलता है तो हमें वहां पे भी बहुत कठिनाई आई इंग्लिश पढ़ने में। ABCD जोड़ के पढ़ना ये पड़ता। साबित तो आपने कर दिया कि इंग्लिश स्कूल जरूरी नहीं है, नहीं, कॉन्वेंट स्कूल जरूरी नहीं है। नहीं, ये मानसिकता लोगों के दिमाग में डाली जाती है कि ये जरूरी है, और ये मेरी सोच है, बिजनेस है। बिल्कुल। सरकारी स्कूलों में मैं नहीं मानता कि शिक्षा किसी तरह से कमजोर होती है हमारे समय में। अब आज के परिवेश में तो मैं नहीं बतला सकता क्योंकि मेरा उतना डायरेक्ट इंटरेक्शन है नहीं सरकारी स्कूलों से, लेकिन हमारे समय में तो जो भी निकले वो सरकारी स्कूल से निकले। रामदयाल जी जज बने, हाईकोर्ट जज बने, सरकारी स्कूल से ही निकल के बने। शंकरलाल सक्सेना जी एडवोकेट जनरल बने, यहीं के सरकारी स्कूल से निकल के बने। तो शहडोल जिले में ऐसा नहीं है कि विभूतियों की कमी, वो सब हिंदी मीडियम से पढ़ के निकले हैं, सभी को यहीं से शिक्षा प्राप्त हुई है। लेकिन कैसे आगे बढ़ गए? अगर ये नहीं होते, ज्ञान नहीं होता, तो सब भोपाल, इंदौर और वहां वाले ना बनते। ये कैसे आगे बढ़ गए? इसीलिए आगे बढ़े। बाबूजी भी तो बेसिक शिक्षा तो उनकी पूरी हिंदी ही की थी, लेकिन उनकी अपनी लगन थी। ज्ञान खुद को अर्जित करना पड़ता है। कोई कह दे कि आप हिंदी स्कूल से हो, आपको नहीं आता, कैसे नहीं आता? हम सीखेंगे तो हमें आएगा। अगर स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, आपने उसे ऑप्शनल मान लिया, तो आपने पहले ही मान लिया कि मुझे नहीं पढ़ना। अगर आपने पढ़ने का मान लिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे उसमें। आपने ये साबित करके दिखाया कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ के और सर्वोच्च पदों तक पहुंचा, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं इस समाज में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़ करके IAS IPS बन रहे हैं। माध्यम आवश्यक नहीं है, इच्छा शक्ति आवश्यक है। इच्छा शक्ति आवश्यक। आपने लगभग 40 साल सरकारी सेवा में दिए मेडिकल के, अब शहडोल में भी रहे, कटनी में भी रहे, सिक्किम में भी आपने सेवा दी किसी वहां पर, और भोपाल में भी थे, रायपुर में भी थे। आपने सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बड़े करीब से देखा होगा। जी। तो उस समय का और वर्तमान परिवेश, इस समय केवल जो खबरें आती है पर मीडिया की बात करें या कहीं भी बात करें, मतलब सरकारी अस्पताल में कोई जाना नहीं चाहता है, सब प्राइवेट अस्पतालों की ओर भागते हैं। आप तो मुखिया रहे हैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के, आपने उन अस्पतालों में काम भी किया है और अस्पतालों को संचालन भी किया है, नई अस्पतालें भी खोली होंगी, नई डॉक्टरों की भर्ती भी की होगी और बेसिक चीजों को समझा होगा आपने। ऐसा क्यों है? आपको नहीं लगता कि चाहे शहडोल की बात कर लें, अपन चाहे अनूपपुर की बात कर लें, निजी अस्पताल बढ़ रहे हैं, लोग उधर भाग रहे हैं, सबसे बड़े संसाधन हैं, भारी भरकम बजट है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उसके बाद भी निजी अस्पतालों में क्यों जा रहे हैं लोग? देखिए, अगर सही बात बोलूंगा तो मीडिया मुझसे नाराज हो जाएगा, पर सच्चाई ये है कि एक गलती अगर सरकारी अस्पताल में हो जाती है तो उसे इतना हाईलाइट किया जाता है कि जो जनमानस है उसका सरकारी अस्पताल से विश्वास खत्म होने लगता है और वो प्राइवेट की तरफ भागता है। जिसके पास पैसा है
वो जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसे जब प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागना पड़ता है तो वो उसकी मानसिकता बनाई गई है कि प्राइवेट में ज्यादा अच्छे से इलाज होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जितने अच्छे डॉक्टर आपको सरकारी में मिलेंगे, आज भी एक्सपीरियंस उनका अच्छा है, उनके हैंड्स अच्छे हैं और वो दबाव में भी बहुत काम करते हैं, क्योंकि जहां 10 डॉक्टर की जरूरत है वहां 2 डॉक्टर काम कर रहा है, जहां 50 नर्स की जरूरत है वहां 20 नर्स काम कर रही है, जहां 100 मरीज आना चाहिए वहां 300 मरीज आ रहे हैं। तो रेशियो बिगड़ जाने से कहीं ना कुछ तो कमी रह जाती है, पर उस कमी को अगर आप देखना शुरू करें तो अच्छाइयां खत्म हो जाती, और अच्छाइयों को हाईलाइट न करके कमियों को हाईलाइट किया जाता है तो अच्छाइयां खत्म हो जाती। तो मैं सभी से बोलता हूं, बहुत सारे पत्रकारों से मेरी रायपुर में भी बात होती थी, भोपाल में भी, कि आप डिलिबरेटली उन गलती हुई है अगर तो आप हाईलाइट करें, वो ठीक है, थोड़ा बहुत बतलाना भी चाहिए कि गलत हो रहा, पर डिलिबरेटली आप सरकारी अस्पताल में ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डॉक्टर ने सफाई नहीं की, तो डॉक्टर सफाई तो नहीं करता, सफाई तो सफाई कर्मी करता है। अब वो भर्ती भी नहीं कर सकता डॉक्टर स्वीपर की, वो भर्ती करने का अधिकार उसके पास नहीं है, लेकिन पूछा ये जाएगा कि डॉक्टर ने सफाई करनी, कहां से कराएगा वो सफाई? कलेक्टर से बात कीजिए, आप मंत्री से बात कीजिए, प्रभारी मंत्री से बात कीजिए कि भाई जहां 20 स्वीपर की जरूरत है आपने 5 स्वीपर दे रखे हैं, वो सफाई कैसे करेगा? जहां 50 की जगह 20 नर्स दे रखी है, वो केयर कैसे करेगी? पर वो अपनी क्षमता से 10 गुना जाकर के सेवा दे, है ह्यूमन बीइंग है, एग्जॉस्ट तो होंगे वो भी, ऐसा तो नहीं। अगर 100 मरीज की जगह 300 मरीज आएंगे और आप प्रश्न करेंगे कि साहब मरीज को बिस्तर पे लिटाए, तो कहां रखें? बिस्तर तो 200 ही है। अगर 250 मरीज हैं तो वो 50 मरीज कहां रखे जाएंगे? भगा तो नहीं सकते, इलाज तो करना ही पड़ेगा उनको। लेकिन ये हाईलाइट करना कि वो बिस्तर पे पड़े रहे या वो स्ट्रेचर पे पड़े रहे और इलाज होता रहा, इलाज तो होता रहा। डॉक्टर की जिम्मेदारी इलाज करने की, वो बिस्तर कहां से प्रोवाइड करे अगर नहीं, उसकी वो सिस्टम किसके पास है? वो सिस्टम डॉक्टर के पास नहीं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के ही पास नहीं है। लोकल लेवल पे वो प्रस्ताव भेज सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो कैसे करेगा? भर्तियां होनी नहीं, वो सिस्टम को फेल करना। और आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में देखिए, जितनी भी बिलिंग की शिकायत आती है वो सिर्फ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आएगी। जो अकेला डॉक्टर हॉस्पिटल चला रहा उसके यहां से आप देखिए शिकायतें बहुत कम आएंगी, जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से शिकायतें उन्हीं से ज्यादा आएंगी। आपको ये नहीं लगता कि आप चूंकि एक डॉक्टर हैं आप जी, और हालांकि आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए तो आपकी प्रैक्टिस उस समय कम हो गई, नहीं मैंने प्रैक्टिस बंद कर दी थी जिस दिन से एडमिनिस्ट्रेशन ने तो गया। बाकी की बात करें जो इसमें नहीं गए हैं, प्रबंधन में नहीं गए हैं, वो डॉक्टर सरकारी अस्पताल से ज्यादा अपनी क्लिनिक और निजी अस्पतालों में जाके सेवा देते, कहीं ये कारण नहीं है ना? ये भी कारण है। क्या होता है, जब समाज में या किसी भी चीज में गिरावट आना शुरू होती है तो एक तबके में नहीं आती, वो सभी तबकों में आना शुरू होती है। जब हमने शुरू किया था, जब हम थे, प्रैक्टिस ओपन थी, पर मेडिकल कॉलेज में भी ओपन थी। हमारे गुरुजी थे डॉक्टर ओपी शर्मा, कभी नहीं करते थे प्रैक्टिस, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स, और उस समय प्राइवेट प्रैक्टिस का उतना चलन नहीं था। लेकिन अब आज अभी कुछ समय से वेतनमान बढ़े हैं, ठीक है, डॉक्टरों को बोला, लेकिन प्राइवेट में डॉक्टर 50,000 पाता है, सरकारी में डॉक्टर 25,000 पाता है। प्राइवेट में जाकर के जितना काम करेगा उतना उसका टाइम है, फिक्स है, वो करेगा। सरकारी में उसका कोई टाइम नहीं, वो मरीज देखने के अलावा राष्ट्रीय कार्यक्रम भी करेगा, और उसे न तो मकान की प्राथमिकता मिलती,
न अस्पताल बिल्डिंग की प्राथमिकता मिलती हम्म, कि उसके पास अच्छी बिल्डिंग हो, उसके पास सेटअप अच्छा हो, उसको रहने को मकान नहीं मिलता। हमारे जमाने में तो पोस्टिंग हो जाती थी तो जाते थे, जिस गांव में पीएससी खुली है वहां के गांव के मुखिया से बात करते थे, तो बोलता था भाई यहाँ तो बिल्डिंग है नहीं, जहाँ गौशाला है उसको खाली करा देता हूँ, प्रैक्टिस शुरू। वहीं आप रहो और वहीं प्रैक्टिस शुरू करो। हम्म, तो जिस समय वो डॉक्टर पढ़ रहा होता है उसके हाई होप्स होते हैं, बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा होती है। पीडब्ल्यूडी में जब एक पुलिया भी बननी होती है तो पहले उस पूरे स्टाफ का क्वार्टर बनता है। लेकिन डॉक्टर को अगर कहीं वो हुआ तो एक डॉक्टर की पोस्टिंग हो जाती है, वो सर्जन है, अब वो कहेंगे कि साहब हमने तो सर्जन पोस्ट कर दिया, वो सर्जरी नहीं करता तो हम क्या करें। सर्जन ऐसे सर्जरी तो कर नहीं सकता, उसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसे असिस्टेंट चाहिए, उसे ओटी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, भर्ती करने की जगह चाहिए, एनेस्थीसिया देने वाला चाहिए, पर ये कोई चीज नहीं है। अकेला सर्जन क्या कर लेगा। हम्म, तो ये अच्छा, उसमें क्या होता है, वो छोड़ करके आता है शहर, प्राइवेट अस्पताल में जाता है। बिल्कुल। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे, अभी जितने पुराने डॉक्टर्स वो सब यही कह रहे हैं कि छोड़ नहीं पा रहे हैं और रह भी नहीं पा रहे हैं। पर निश्चित रूप से पिछले कुछ सालों से अभी डॉक्टरों का स्टेटस, उनके पे स्केल थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन वर्कलोड फिर भी बहुत ज्यादा है। हम एक बार फिर लौटते हैं आपके परिवार की ओर, जी जी और बुढ़ार की ओर लौटते हैं, जहाँ से जी बुढ़ार में, प्रॉपर बुढ़ार में और बिरौली में, जहाँ से बाबूजी की शुरुआत की थी, जहाँ आपका जन्म हुआ था। जी 1999 के बाद आपके छोटे भाई जो थे, बाबूजी के न रहने के बाद, एक बार चुनाव लड़े वो। जी जी चुनाव में उतार चढ़ाव आते हैं, नया था उनके लिए भी, और चुनाव में हार गए वो। लेकिन उसके बाद पूरा जो बाबूजी की विरासत थी, राजनीति की विरासत जो उन्होंने 3 से 4 दशकों के दौरान जो बनाई थी, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, आज उनके न रहने पर या पूरे परिवार के बुढ़ार छोड़कर जाने पर कहा जाए तो, कोई दिल्ली में सेट हो गया, कोई रायपुर में, कोई भोपाल में, अपने अपने कामों में, अच्छा है, सब व्यस्त हो गए। क्या बाबूजी के जाने के बाद आप लोग सब चले गए, उनकी विरासत क्या वहीं शून्य हो जाएगी कि राजनीति में अब आप लोगों में से कोई आएगा आगे? देखिए, चाहे कांग्रेस के राजनीति में आना, विरासत में, ये समाज सेवा करना, दो अलग वो है। ब्रजेश चुनाव लड़े, हार गए, हार जीत लगी रहती, लेकिन उसके बाद सीट रिजर्व हो गई। तो जहां तक राजनीति और चुनाव का प्रश्न था तो वो खत्म हो गया। अब जहां तक समाज सेवा का सवाल है तो ब्रजेश तो यहाँ लगे ही रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना उनका रहता है। बुढ़ार, शहडोल से जितने भी लोग आते थे, मेरे पास बहुत सारे मेरे छोटे ब्रदर हैं यहाँ पे, प्रवीण सिंह बुढ़ार में हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वो भेजते रहते हैं। और भी छोटे भाई पहचान वाले जितने, वो मेरे पास भेजते रहते थे रायपुर, उनका मैं इलाज कराता था। तो मेरे पास जो सुविधा है समाज सेवा, मैंने उस हिसाब से शुरू की कि मेरे क्षेत्र का कोई आदमी आता था तो उसको चिकित्सीय सुविधा, क्योंकि वो मैं दिला सकता नहीं, लेकिन था। मेरा कहने का मतलब ये था कि बुढ़ार में कोई जाता था, कांग्रेसी आता था यार, बाबूजी ने जब केवल सुहागपुर ही नहीं कहेंगे, पूरा अखंडित जो शहडोल था, शहडोल उमरिया नूपुर, क्योंकि मंत्री थे तो पूरे प्रदेश में उनसे जुड़े हुए लोग थे। आपने बताया कि उस समय वो पूरे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, पहला जब उन्होंने चुनाव लड़ा था सोशलिस्ट से, तो पूरे प्रदेश में और चारों तरफ लोग जुड़े हुए थे। वो जब बुढ़ार आते हैं तो उनको लगता है कि एक बार तो उनसे मिला जाए, उनके परिवार से मिला जाए, या फिर कुछ काम है तो उनसे किया करवाया जाए। दलबीर सिंह जी के जाने के बाद श्रीमती उनकी नंदिनी जी भी नहीं रही और बच्चे चले गए भारतीय जनता पार्टी में, बाबूजी नहीं रहे और आप लोग सब अपने अपने, ठीक है, कारोबार में या फिर जो लाइन जिनको मिल गई उधर, जहाँ किस्मत लिखी थी वहां चले गए। मतलब कांग्रेस का जो वो था यहाँ पर एक ठिया था, या कहें कि गढ़ था, या फिर एक ऐसा ध्वज था जिस झंडे के नीचे, जिनकी छाया के नीचे लोग कांग्रेसी खड़े होते थे। अब इस बारे में क्या कहूँ, वैसे जैसे आपने नाम लिया कि दलवीर सिंह जी की पुत्री भाजपा में चली गई,
पर हैं तो वो राजनीति में रहती हैं, समाज सेवा तो करती ही होंगी, क्योंकि अब चुना है। कांग्रेसी विचारधारा के हाँ, जो लोग थे। देखिए वो भी विचारधारा तो कांग्रेस की ही है अभी उनकी। जी, पार्टी में भले वो भाजपा में चली गई हों, पर जिसको बचपन से जो विचारधारा अंकुरित होती है, मैं नहीं मानता कि उसकी विचारधारा बदल जाती होगी। दल बदल करके वो उस दल के अनुरूप कार्य करने लगे तो वो विचारधारा नहीं है। विचारधारा कांग्रेस की ये है कि जनता के लोगों को साथ में लेके चलना, उनके लिए काम करना, सहयोग करना। उस विचारधारा का पोषक तो मैं भी रहा हूं कि जो लोग मेरे पास आते थे जी, जी, उनकी सेवा तो मैं करता था, तो वो विचारधारा है। राजनीति ये है कि मैं यहाँ आता, यहाँ मैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार करता, कांग्रेस को वो करता। तो कांग्रेस के लिए मैं नहीं था, मैं यहाँ के जनता के लिए आज भी हूँ, पहले भी था, जब भी था मैं रहता था। भोपाल में रहता था, भोपाल में बहुत सारे लोग आते थे, वो मुझे जानते ही इसलिए थे कि मैं उनको चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करता था। कटनी तक आते थे लोग यहाँ से मुझसे ट्रीटमेंट का। जब मैं शहडोल में था तो शहडोल के सामने ही मुझे क्वार्टर मिला हुआ था, मैं ताला ही नहीं लगता था, रात को मेरे यहाँ खुला रहता था, जो आता था खटखटाता था, रात को कभी भी बुला करके अस्पताल ले जाता था। किसी को ये नहीं लगता था कि हम 2 बजे दरवाजा खटखटा रहे हैं तो डॉक्टर साहब मिलेंगे नहीं, मतलब वो वहां भी नहीं जाते थे, अस्पताल सीधे आ जाते थे बताने के लिए। मरीज अस्पताल जाता था, अटेंडेंट मेरे पास आता था। तो ये विचारधारा हो जाती है, ये राजनीति नहीं होती। और विचारधारा मुझे मिली है, वो मैं करता हूँ। तो ये थे हमारे बीच में दादा प्रमोद सिंह जी, एक मंत्री और एक विधायक और पूर्व राज्यपाल के पुत्र रहते हुए भी न सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़े और बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में गए तो उन ऊंचाइयों को छुआ जो हर चिकित्सक का एक सपना रहता है। आप यहाँ पर समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में अगले सप्ताह फिर नई शख्सियत के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। YouTube पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।